गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि यहाँ पे इन टर्म से ही क्लियर होता है कि कोई चीज़ पे कंट्रोल करना और फिर उसको एक दूसरे से समायोजित करना, कोऑर्डिनेट करना। तो इसमें हम यही सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे, किस तरह से कौन से प्रक्रियाएं होती हैं जो एक दूसरे से नियंत्रित होती हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होती हैं। हम जानते हैं कि पोषण में विभिन्न तरह की क्रियाएं होती हैं, पाचन होता है, अवशोषण होता है, कौन कौन से उसमें अंग होते हैं, किस तरह की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जाना था कि रिस्पिरेशन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है और परिवहन कैसे होता है। इन सब क्रियाओं को करने के लिए उनको नियंत्रित और कोऑर्डिनेट करना आवश्यक होता है। नियंत्रण का मतलब जैसे कोई आप कुछ काम करते हैं तो आपको आदेश मिलता है कि ये काम करना है, तो आपका हाथ मूव करता है कि ये चीज़ करिए, फिर उसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखिए। तो एक तरह का उसमें आदेश है, सूचनाओं का आदान प्रदान है। तो जो नियंत्रण है, आपको विभिन्न तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं, और ये सूचनाएं जो हमें मिलती हैं एक विशेष तरह की कोशिकाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क में पहुंचती हैं, जिन्हें हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म हैं जो जनरली पहले समझ लियो, ज़्यादा बेटर है। पहले आता है आपका उद्दीपन। व्हाट इज स्टिमुलस? अगर ये स्टिमुलस नहीं होगा तो सूचनाएं बाहरी वातावरण से या आंतरिक वातावरण से मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो इट मस्ट बी, ये होना अति आवश्यक है, स्टिमुलस होना अति आवश्यक। जैसे हम कोई चीज़ लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, आपका टेंशन इधर जाएगा। जब तक हम लिखाएंगे नहीं या बोलेंगे नहीं तो आपका टेंशन वहीं तक नहीं जाएगा। तो जो हम लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो एक तरह का स्टिमुलस है, उद्दीपन है। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आंतरिक या बाह्य वातावरण में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं या जिसके द्वारा जीव अनुक्रिया करता है, वह उद्दीपन कहलाता है। मतलब इसमें अगर इसको अगर डिफाइन करना चाहें, ऐसे परिवर्तन वो आंतरिक भी हो सकते हैं, बाह्य भी हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन बाह्य या आंतरिक इसको कारक भी कह सकते हैं, फैक्टर भी है। ऐसे परिवर्तन या कारक जो जीव को अनुक्रिया के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा उद्दीपन क्या है। जब तक स्टिमुलस नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो स्टिमुलस होना बहुत ज़रूरी है। ये क्लियर हो गया कि कैसे स्टिमुलस होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक यहाँ पे टर्म आया था अनुक्रिया, इसी से रिलेटेड है। अगर स्टिमुलस मिलता है तो आप रिस्पॉन्स करेंगे, अनुक्रिया होती है। ठीक है, अनुक्रिया होती है या रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे कुछ आप काम करते हैं, कुछ आपको ज़रूरत होती है तो आप वो काम करते हैं।
ये चीज़ को यहाँ उठाना है, ये चीज़ यहाँ लिखने से हमें भूख लगती है। भूख कैसे लग जाती है? अंदर की जो मांसपेशियाँ हैं वो सिकुड़ती हैं, जो हमें कहती है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो एक तरह का जो भूख लगना है, जो मांसपेशियों का कार्य है, वो एक तरह का स्टिमुलस है और हम उसके प्रति अनुक्रिया के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका उद्दीपन हो गया, अनुक्रिया हो गया। और एक और टर्म आता है इसमें, ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, थोड़ा अच्छे से इसको समझिएगा। एक और टर्म आता है, इसको हम कहते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटीनेस। इसमें क्या होता है, मतलब जीवों में होने वाली ऐसी योग्यता जो उन्हें अनुक्रिया के लिए प्रेरित करती है, वह संवेदनशीलता कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डू रिस्पॉन्स, मतलब योग्यता है ये एक तरह की संवेदनशीलता। जैसे आप जीवों में ये सब होता है जो लिविंग थिंग्स हैं, अगर नॉन लिविंग थिंग्स के बाद उसमें कोई संवेदनशीलता नहीं होती। जैसे कोई मेज है, आप उसको जितना देर मारोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई अगर जीव है उसको आप टच करें, चाहे कोऑर्डिनेट हो या नॉन कोऑर्डिनेट हो, तो वो रिएक्ट करेगा। तो वो एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, दैट्स वी कॉल्ड सेंसिटिविटीनेस या संवेदनशीलता। तो ये 2-3 टर्म है, ये जरूरी है जानना, क्योंकि जो सूचनाएं आती हैं कैसे आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से तो नहीं सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, केवल लिविंग थिंग्स से ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे हमारे हाथ पैर की पेशियां हैं, वो कैसे फंक्शन करती हैं। कोई चीज़ जैसे हमारे शरीर में होता है, जैसे कोई भी चीज़ टच होती है तो हमें कैसे पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है हमारी बॉडी में। तो वो सूचनाएं, वो कारक जो बाहर वातावरण में हो रहे हैं, वो धीरे धीरे विशेष सेल, हमने पहले भी कहा था कि एक तंत्रिका कोशिका होती है जिसके द्वारा ये सब सूचनाएं त्वरित रूप से विद इन अ सेकेंड आपके ब्रेन तक पहुंचती है, तुरंत अनुक्रिया होती है। ठीक है, सेकंड के 100वें हिस्से में भी इतनी तेजी से अनुक्रिया होती है। जैसे आपका करंट होता है, तुरंत मार देता है, उसी तरीके जैसे आपको टच हुआ वैसे तुरंत वहाँ पे ब्रेन में हो गया कि शरीर में कुछ हो रहा है। तो सूचनाएं बाह्य वातावरण से आंतरिक वातावरण में होते हुए सीधा ब्रेन तक पहुंचती है और वो रिएक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें आपकी नियंत्रण और समन्वयन में आती हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं नर्व सेल्स, या इसको कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन, ठीक, कॉल्ड एज न्यूरॉन, या हिंदी में इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। जीव के विकास में बहुत सी कोशिका बनती है, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो उन कोशिकाओं में जो तंत्रिका कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक, तंत्रिका कोशिका। जो आपका न्यूरॉन होता है वो इकाई होता है, यूनिट। किसकी? जैसे हम लोग ने जानते हैं कि वृक्क की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। और जो न्यूरॉन है वो किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की या नर्वस सिस्टम की। ठीक है, मतलब लगभग हमारे मस्तिष्क में हम कह सकते हैं कि 10⁻20 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न सूचनाओं को तुरंत मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं या मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं, फिर
तुरंत उसका रिस्पॉन्स होता है। अगर वो इतनी तेज काम नहीं करे तो हम इतने एक्टिव नहीं रह पाए कि तुरंत हमने देखा और तुरंत हमने रिस्पॉन्स दिया। जैसे हमने आँख खोला, कुछ हमारे आँख के सामने हो रहा है, कुछ आ गया, मान लीजिए सांप ही आ गया, तो हम तुरंत अपना पैर हटा लेंगे कि अरे क्या हुआ अचानक, ठीक। तो ये आपका हो गया न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका जो सबसे लंबी कोशिका होती है, और जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम की इकाई होती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, ठीक। हम जानते हैं कि जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, जाइगोट बनता है, फिर नेक्स्ट स्टेज जो होती है आपके एम्ब्रियो का निर्माण होता है। उसमें थ्री लेयर पाए जाते हैं। कौन कौन से? ये होता है आपका एक्टोडर्म, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, इसको जानना जरूरी है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड देन एंडोडर्म। जो हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं या हाथ पैर अंग ऊतक सब का विकास आपके एम्ब्रियो की इन तीनों स्तरों से होता है। एक्टोडर्म से, जैसे जैसे एक्टोडर्म से, यहाँ इस टॉपिक को डिस्कस करने का ये मतलब है कि जो एक्टोडर्म से तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स का आपका मेसोडर्म से होता है। विभिन्न तरह की ग्रंथियों का निर्माण आपका एंडोडर्म से होता है, कुछ एक्टोडर्म से होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एम्ब्रियो हो गया। इसको जानते रहिए, ये डिस्कस किया जा चुका है। तो यहाँ पे आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर ये समझना है तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से क्या, इसको सीरियल वाइज ले रहे हैं कि कहाँ से क्या निर्माण होता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तंत्रिका कोशिका में। व्हाट इज नर्व सेल्स? तंत्रिका कोशिका के जनरली चार या पांच भाग होते हैं। लेट्स सी नर्व सेल्स कौन कौन से होते हैं। अगर इसको डिवाइड करते हैं, पहला लेते हैं, पहला क्या आएगा, इसका जो भाग होता है उसको कहते हैं हम साइटोन, या ये कहलाता है आपका कोशिका काय, कोशिका काय, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सॉन, इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। इंग्लिश अगर ज़्यादा याद रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होता है। देन आपका फिर आता है डेंड्राइट, डेंड्राइट्स, ठीक, इसको कहते हैं वृश्चिकाएं, ठीक है। साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट और भी पार्ट्स इसमें होते हैं। जनरली ये तीन पार्ट होते हैं। और आपके पार्ट होते हैं एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल जो लास्ट पार्ट होता है, बताएंगे कहाँ पे एक्सॉन है क्या है। इसको सिनेप्टिक, सिनेप्टिक नॉब भी बोला जाता है या सिनेप्टिक बटन। फिर आपका होता है माइलिन शीथ, ये एक तरह का इंसुलेटिंग सब्सटेंस होता है, माइलिन शीथ, ठीक है। तो एक तंत्रिका कोशिका में जनरली चार पार्ट होते हैं, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट, एक्सॉन टर्मिनल और माइलिन शीथ, ठीक है। तो हम अब देखते हैं इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, हाउ इट शो, कैसे ये दिखती है।
ठीक है, ये जनरली एक नर्व सेल्स है। Let's start. First, this is a साइटोन, ठीक है। फिर उसके नीचे से एक प्रवर्स जैसी संरचना निकलती है जो आप देख रहे हैं, ये दिस वी कॉल्ड एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का जो अक्ष है। फिर ये जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो कवरिंग दिख रही है लाइक दिस, दिस इज अ व्हाट, इज अ माइलिन शीथ। इसको स्वान सेल्स भी बोलते हैं। और जो दो माइलिन शीथ के बीच आपको ये गैप दिख रहा है, ये कहलाता है, क्या कहलाता है? नोड ऑफ रेनवियर। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी हैं। आपको मान लिया जा सकता है कि नोड ऑफ रेनवियर किस सेल्स में पाया जाता है, तो वहां पे ये आ जाएगा। और ये आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक। और ये सिनेप्टिक बटन, सिनेप्टिक नॉब या बटन, ठीक। ये स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है आपका डेंड्राइट्स, ठीक। तो सारी चीजें इसमें हो गई कि आपकी जो नर्व सेल होती है वो कैसे दिखती है, ठीक है। जो नर्व सेल है कैसे दिखती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? साइटोन। साइटोन एक कोशिका की तरह ही होता है जिसमें विभिन्न पार्ट्स होते हैं कोशिका। जैसे जनरली एक कोशिका में क्या होता है, आपके न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उससे एनर्जी निकलती है जो सूचनाओं को आदान प्रदान करने में सहायक होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब पूरी जैसे सेल होती है उसी तरीके से इसका कोशिका काय होता है या साइटोन होता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक संरचना दिखती है लंबी सी पर्व जैसी संरचना, वो कहलाती है आपकी एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। इसके चारों तरफ एक आप देख रहे हैं माइलिन शीथ कहलाती है। ये एक तरह का इंसुलेटिंग होती है। इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग का मतलब जैसे तार होता है, वायर होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, जिससे हमें करंट नहीं मारता। तो यहाँ पे भी एक तरह की ये सेफ्टी है कि सूचना इधर से उधर ना जाए, किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो इंसुलेट करती है, ठीक। तो ये सब चीजें एक नॉर्मली नर्व सेल्स में होती हैं। तो हमने देखा साइटोन, एक्सॉन, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेनवियर, सिनेप्टिक नॉब, डेंड्राइट्स, विच्छिकाएं। ये जनरली एक कोशिका, इसी तरीके से लगभग
10⁻20 अरब तंत्रिका कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी रहती है। जैसे यहाँ पे ये एंड होती है, फिर यहाँ पे दूसरी तंत्रिका कोशिका का टेंडाइट जुड़ जाएगा, फिर इस तरह से सूचना तभी एक वायर के थ्रू जाती है। जैसे पूरे घर में सप्लाई होती है, एक तार दूसरी तार जुड़ता है, फिर धीरे धीरे पूरे घर में सप्लाई होती है। उसी तरीके से पूरी बॉडी में इस तरह से तंत्रिका कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया नर्व सेल। अब हम इसमें देख लेते हैं कि नर्व सेल जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। तंत्रिका कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स। जनरली इसमें होता है, सिंपल है ये, संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका। दूसरा है मोटर तंत्रिका कोशिका, फिर आपका आता है मिश्रित तंत्रिका कोशिका। मिश्रित तंत्रिका कोशिका, सेंसरी, मोटरी एंड इंटरमीडिएट। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका जो होती है, जैसे हमारे शरीर में कुछ टच हुआ तो तुरंत संवेदों को या सूचनाओं को तुरंत मस्तिष्क तक पहुंचाती है कि ये चीज़ हो रहा है। ठीक, ये हो गया। फिर मतलब ये जनरली बाह्य वातावरण की सूचना कि जहाँ से स्टिमुलस रिएक्ट कर रहा है तुरंत पहुंचाती है। इसका क्या काम होता है? मोटर तंत्रिका, ये जो मोटर तंत्रिका होती है विभिन्न ग्लैंड्स, ऑर्गन से जुड़ी रहती हैं, पेशी जुड़ी रहती हैं कि हमारे शरीर में होता है आप ये एक्टिविटी के लिए। ठीक, तो ये इनका कार्य हो गया। फिर आपका आता है मिश्रित वाले में। मिश्रित का कार्य होता है कि ये दोनों का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, ये आपकी लगभग 99% जो शरीर की कोशिका होती है वो मिश्रित कोशिका होती है। केवल 1% लगभग संवेदी तंत्रिका कोशिका और मोटर तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तंत्रिका कोशिका के प्रकार कौन कौन से हैं। संवेदी तंत्रिका कोशिका, मोटर तंत्रिका कोशिका और मिश्रित तंत्रिका कोशिका। फिर हम लोग एक चीज और देखते हैं, न्यूरॉन जो होता है या तंत्रिका कोशिका होता है, उसमें जो अरेंजमेंट होता है किस चीज का, तंत्रिका कोशिकाओं की रचना में। जैसे जनरली हम देखते हैं कि एक्साइटॉन है, एक्सॉन है, डेंड्राइट। कुछ में केवल एक्सॉन होता है, फिर उसको शाखाएं निकल जाती हैं। ठीक है, कुछ में केवल साइटॉन होगा, फिर उससे एक दो और शाखाएं निकल जाएंगी, और कुछ में पूरा कंप्लीट जो हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया था उस तरह से होता है। एक ध्रुवीय न्यूरॉन, ठीक। दूसरा है द्विध्रुवीय न्यूरॉन, ठीक। और तीसरा है बहुध्रुवीय न्यूरॉन, ठीक। तो इस तरह से तंत्रिका कोशिकाओं के ये भी प्रकार ही हैं या न्यूरॉन के प्रकार हैं कि एक ध्रुवीय, केवल इसमें साइटॉन होगा, कोशिका काय होगा, उसके आगे संरचना निकल जाएगी प्रवर्ध के रूप में। वहां पे डिस्क्राइब नहीं होता कि ये एक्सॉन है, केवल मान लीजिए साइटॉन है, फिर ये बढ़ के शाखा में बढ़ जाएगा। एक ध्रुवीय है, केवल ये सूचनाओं को ले जाने का कार्य करता है एक ध्रुव से। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों सिरों पे एक एक
साइटोन जुड़े रहते हैं, कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं उसी कोशिका का। फिर बहुध्रुवीय, मैक्सिमम शरीर में जो न्यूरॉन्स हैं, तंत्रिका कोशिका भी जो बता रहे थे मिश्रित वाली तंत्रिका कोशिका, तो उसमें ये सब आ जाएंगे कि बहुध्रुवीय हैं, कि इसमें वृश्चिकाएं भी पाए जाएंगे, डेंड्राइट्स भी पाए जाएंगे, सब चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनाइज होती हैं, इसीलिए ये मैक्सिमम आपके सारे शरीर में पाई जाती हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि नियंत्रण समन्वय क्या है, संवेदनशीलता क्या होती है, आपका अनुक्रिया क्या है, स्टिमुलस क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है, तंत्रिका कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे लंबी होती है, ठीक है, एक्टोडर्म से निर्मित होती है। उसके बाद उसके प्रकार देखें कि संवेदी, मोटर और मिश्रित, कौन कौन से पार्ट होते हैं, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ नर्व सेल्स, कौन कौन से साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट, माइलाइन शीथ, नोडोग्रेन्युलर, ये सब चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो इसके स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने तंत्रिका कोशिका देखा, नर्व सेल्स किस तरह से होती हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू।